हेलो दोस्तों, क्लास 12th में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इसमें हमने पढ़ा है मानव जनन में कौन कौन से पुरुष और महिलाओं में प्राथमिक और द्वितीयक अंग आते हैं। उसी में आगे बढ़ेंगे। यौनारंभ क्या होता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का उगना और आवाज़ का भारी होना, जबकि महिलाओं में क्या है, आवाज़ का सुरीला होना और स्तन ग्रंथियों का विकास होना। ये सब कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ऐसा नहीं है कि जब एक मानव का जन्म होता है तो देख कर जब वो उत्पन्न होता है तभी वो जनन करने लगे। एक एज आती है जिसके बाद वो प्रजनन करने के लिए सक्षम होता है। डेट मीन्स वो बच्चे को जन्म दे सकता है। तो ये जो एज होती है इसको बोलते हैं यौनारंभ। जब वो प्रजनन करने के सक्षम हो सके तो वो एज कहलाती है यौनारंभ। लड़कों और लड़कियों में यह अलग अलग होती है और इस एज में यौनारंभ से क्या होता है, हमको लड़कों और लड़कियों में साफ अंतर स्पष्ट नजर आने लगता है। जैसे पहले तो देखकर नहीं बताया जा सकता, कुछ जानवर होते हैं जिनको देखकर बताया नहीं जा सकता है मेल है या फीमेल है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इन सबको देखकर पता चलता है, उतना ज़्यादा स्पष्ट पता नहीं चलता है। लेकिन पुरुषों में पहले भले ही थोड़ा कम समझ में आए ये मेल है फीमेल, लेकिन एक एज आती है उसके बाद पुरुष और महिला दोनों अलग अलग स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं कि ये पुरुष है, ये महिला है। जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूछें आ जाती हैं और महिलाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। तो ये सब जिस एज से प्रारंभ होता है वो कहलाता है प्यूबर्टी या यौनारंभ। क्लियर हुआ? आप देखते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही यौनारंभ है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण बताया था, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना। तो इनका विकास और प्रकटन ही क्या है, यौनारंभ है। मनुष्य में प्रजनन काल की शुरुआत यौनारंभ से ही होती है। प्रजनन काल क्या है, जनन करने में जो सक्षमता होती है, दैट मीन्स शिशु को जन्म देने की जो क्षमता है, इसकी शुरुआत यौनारंभ से ही होती है। इस दौरान लड़के व लड़कियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। मीन्स प्यूबर्टी में मेल और फीमेल दोनों में साफ स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना, स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास आदि द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो लड़कों में दाढ़ी मूछें आ जाती हैं और स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। लड़कियों में यौनारंभ जो प्यूबर्टी की शुरुआत है वो 10 से 13 वर्ष व लड़कों में 13 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में प्यूबर्टी जो है जल्दी आ जाती है, जो शिशु उत्पन्न करने की क्षमता है वो 10 से 13 वर्ष के बीच में आ जाती है, जबकि लड़कों में यह जो प्यूबर्टी है वो 13 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? अब आगे हम बढ़ेंगे नर जनन अंग या नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नर जनन तंत्र है इसमें मैंने बताया था कि जो नर का प्राथमिक जनन अंग है वो क्या था, वृषण है, टेस्टिस उसको बोलते हैं। और जो द्वितीय या सहायक लैंगिक अंग है जो जनन में सहायता करते हैं उनको बोलते हैं द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। और सहायक लैंगिक अंग में आएंगे सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। अभी इसको डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे, लेकिन पहले इनके नाम जो हमको याद हो जाने चाहिए क्योंकि बार बार अभी सब यही यूज होंगे। तो जो सहायक नलिकाएं हैं इनमें क्या क्या आती हैं, वृषण जालक जिसको रीड टेस्टिस बोलते हैं। क्या आता है, वृषण जालक, रीड टेस्टिस। शुक्रवाहिका जिसको वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। और आता अधिवृषण जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। और फिर आता है शुक्रवाहिनी, वो शुक्रवाहिका है, ये शुक्रवाहिनी है। तो जो शुक्र वाहिनी होती है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस भी कभी कभी लिखा होता है। क्लियर हो गया? तो नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग क्या था, वृषण, जबकि द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग में दो चीजें आती हैं, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। सहायक नलिकाओं में क्या क्या आया था, वृषण जालक, रेड टेस्टिस और शुक्रवाहिका जिसको बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया,
अधिवृषण एपिडिडाइमिस और शुक्रवाहिनी जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्लियर हो गया क्या क्या था। अब ऐसे एक बार उसको बोलिए, वृषण जालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। क्या क्या था, वृषण जालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। वृषण जालक को बोलते हैं रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका को बोलते हैं वासा फ्रेंसिया और अधिवृषण को बोलते हैं एफिडिडाइमिस और शुक्रवाहिनी को बोलते हैं वास डिफरेंस। क्लियर हो गया। ये हो गया सहायक नलिकाएं। अभी डायग्राम के द्वारा ये सारे नाम सारे क्लियर हो जाएंगे, उसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। सहायक ग्रंथियों में आता है शुक्राशय, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ये सब टर्म्स हैं, अभी यूज किए जाएंगे तो उतना साफ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले सारे नाम बताए दे रहे हैं। शुक्राशय जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि, और इसका इंग्लिश भी हो जाएगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। क्लियर हो गया। तो सहायक नलिकाओं में क्या आएंगे, वृषण जालक आएगा, शुक्रवाहिका आएगी, अधिवृषण आएगा, शुक्रवाहिनी आएगी। इसमें नलिका से ग्रंथि में क्या आएगा, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि आएगी। ये हो गए प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग। अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, दोस्तों हमको यही पढ़ना रहेगा, वृषण जालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। इधर पढ़ेंगे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथ, बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथ। तो ये इतना जो है ये नर जनन तंत्र है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले एक हम डायग्राम समझाएंगे और उस डायग्राम के दौरान आपको पहले सारे प्लेस जितने भी इसमें नाम हैं और वो विद इमेज आपको दिखाई देने लगेंगे, फिर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में जल्दबाजी मत करिए, इसको लगभग तो 90% रटना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम चित्र के द्वारा समझ लेंगे तो याद करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। सारी चीज़ें A to Z आपके माइंड में प्रिंट हो जाएंगी। तो जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र शरीर के श्रोण क्षेत्र, पेल्विक रीजन, जो कमर होता है इसके जो नीचे है, इसको बोलते हैं क्या, श्रोण क्षेत्र या पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो नर जनन तंत्र शरीर के श्रोण क्षेत्र में स्थित होता है। इसमें निम्नलिखित अंग आते हैं। अब से ये जो चित्र बना हुआ है ये नर जनन तंत्र का है। किसका है, नर जनन तंत्र का है। अब पहले सारे जो नाम लिखे हैं वो हम बता देते हैं, फिर एक एक प्लेस बताते हैं। अब आप अगर चाहें तो वो न लिखना चाहें, नर जनन तंत्र जो आपने पहले पढ़ा है प्राथमिक और द्वितीयक सब एक में लिख सकते हैं। और अगर वैसे बताना है प्राथमिक अलग बताइए, द्वितीयक अलग बताइए। द्वितीयक में सहायक लैंगिक क्या थी, सहायक नलिकाएं थी और सहायक ग्रंथियां थी। तो सारे नाम पहले देखते हैं क्या क्या आता है। वृषण कोष आता है। क्या आता है, वृषण कोष जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक। और एक जोड़ी वृषण आता है। क्या आता है, एक जोड़ी वृषण आता है। और वृषण को क्या बोलते हैं, टेस्टिस, तो पेयर ऑफ टेस्टिस हो जाएगा। वृषण जालक होता है। क्या होता है, वृषण जालक अभी बताया था। तो वृषण कोष आता है, उसमें क्या होंगे, एक जोड़ी वृषण होते हैं। और वृषण जालक जिसको रीड टेस्टिस बोलते हैं। शुक्रवाहिकाएं जिसको वासा फ्रेंसिया या वास फ्रेंस बोलते हैं। और दो अधिवृषण आते हैं, पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस। शुक्रवाहिका आती है, शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी, ठीक। शुक्रवाहिनी में क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ वासा डिफरेंस। क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ वासा डिफरेंसिया, या इसी को वास डिफरेंस भी कहते हैं। फिर और क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे शुक्राशय। क्या हो जाएंगे, शुक्राशय। और शुक्राशय को दोस्तों बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। पेयर क्यों, दो होते हैं इसलिए शुक्राशय सेमिनल वेसिकल हो जाएगा। दो स्खलन वाहिनी होती हैं जिसको पेयर ऑफ इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग को बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। और फिर हो जाएगा दोस्तों क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर हो जाएगा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। क्या हो जाएगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। इसी को बोलते हैं कॉपर ग्रंथि। क्या कहते हैं, कॉपर ग्रंथि बोलते हैं। और लास्ट में हो जाएगा शिश्न जिसको पेनिस बोलते हैं। तो ये इसके पार्ट हैं जो नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर सारे हम डायग्राम में समझते हैं। तो
तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा ये आप रट लीजिए ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा आराम रहेगा पढ़ने में। पहला दोस्तों क्या होता है, वृषण कोश। क्या होता है, वृषण कोश होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। एक जोड़ी वृषण होता है, रीड पेयर ऑफ टेस्टिस, वृषण जालक रीड टेस्टिस, और शुक्र वाहिकाएं वासा फ्रेंसिया। क्या होता है, वासा फ्रेंसिया। फिर दो अधिवृषण पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, दो शुक्र वाहिनी, वो शुक्र वाहिका है, ये शुक्र वाहिनी है, अभी इमेज में मैं दिखाऊंगा। दो शुक्र वाहिनी पेयर ऑफ वासा डिफरेंस, दो शुक्राशय पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, और फिर दो स्खलन वाहिनी पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, और मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जिसको कॉपर ग्रंथि भी बोलते हैं, और लास्ट में हो जाएगा सिस्निया पेनिस। ये नाम आप एक बार लिखकर याद कर लीजिए ताकि सारे नाम याद हो जाएं। नाम अगर याद हो गए तो काफ़ी आसान रहेगा। अब अगर ना भी याद हुए हैं तो मैं आपको इमेज में सब दिखाता हूँ कैसे कहाँ कहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, वृषण कोश। अब ये वृषण कोश क्या है, तो जो वृषण जो टेस्टिस होते हैं वो जिस कोश में बंद रहते हैं उसको कहते हैं वृषण कोश। मैं दूसरे इमेज में भी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिएगा, आप इस इमेज में देख लीजिएगा, ये है वृषण कोश, स्क्रोटम बोलते हैं या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। इसमें जो स्क्रोटम होता है, जो वृषण कोश होता है वो एक रहता है, ये वृषण कोश हो गया, स्क्रोटम होता है। इसमें एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण जिसको टेस्टिस बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा था पेयर ऑफ टेस्टिस। तो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और ये जो बंद रहते हैं जिस थैले में उसको बोलते हैं क्या, वृषण कोश बोलते हैं। वृषण कोश एक होता है और वृषण जो होते हैं वो दो होते हैं या एक जोड़ी होते हैं। और जो मनुष्य का वृषण है वो शरीर के बाहर निकला रहता है, पैरों के बीच में टंगा रहता है। ठीक, इतना ये हो गया। तो वृषण कोश की पोजीशन समझ में आई। अब इसको हम डिटेल में कट करके दिखा रहे हैं। तो एक वृषण ये हो गया और एक वृषण ये हो गया। ये वृषण को भी काट करके डिटेल अंदर उसका दिखाया गया इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये वृषण होते हैं। तो वृषण कितने हैं, दो होते हैं, एक जोड़ी होता है। और ये एक थैले में दोनों क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, जिसको वृषण कोश बोलते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई, वृषण कोश और वृषण कितने होते हैं, एक जोड़ी, पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 और 2 ये हो गए, बहुत मिला करके ये कंप्लीट हो जाएगा, 1 पेयर टेस्टिस। क्लियर। अब आएगा वृषण जालक। क्या होता था तीसरा, पहला होता था वृषण कोश, फिर एक जोड़ी वृषण और फिर वृषण जालक। वृषण जालक को रीड टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड टेस्टिस बोलते हैं। अब वृषण जालक क्या होता है, तो जो वृषण होता है इसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाओं का समूह पाया जाता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को ही क्या बोलते हैं, वृषण जालक बोलते हैं। बहुत सारी घनी होती जाल बना लेती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर, वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इसीलिए ये जाल जैसी संरचना बनाती हैं वृषण में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, वृषण जालक। क्लियर हो गया। ये जो वृषण जालक होता है इनमें ये ऐसे ऐसे जो ये पाई गई हैं 15 से 20 नलिकाएं निकली होती हैं। तो ये जो वृषण में 15 से 20 पतली पतली नलिकाएं निकली हुई हैं, आप ये देख सकते हैं ये वाला। तो 15 से जो 20 पतली पतली नलिकाएं निकली होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिनी नहीं, शुक्रवाहिका, वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं या वास इफ्रेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे क्या होता है, फिर शुक्रवाहिका के बाद में दिया गया दो अधिवृषण। क्या दिए गए हैं, दो अधिवृषण पाए जाते हैं। ठीक, अब दो अधिवृषण कैसे होते हैं, एक इस राइट वाले में और एक लेफ्ट वाले टेस्टिस में, तो इसीलिए दो आए हैं। अब ये होता क्या है, तो इस देखिएगा अधिवृषण क्या है, ये जो टेस्टिस है इसके ये अग्र और पश्च भाग को ये ढके रहता है। कौन, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। ये ऐसे ऐसे जो होते हैं, कुल मिला के नलिका एक ही होती लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग इनका नाम हो जाता है। तो ये जो ऐसे पाया जाता है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है, एपिडिडाइमिस है। तो ये हो गया पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, एक इधर और एक उधर होता है। दो शुक्रवाहिनी, दो शुक्रवाहिनी, पेयर ऑफ वासा डिफरेंसिया या फिर वास डिफरेंस बोलते हैं। अब ये शुक्रवाहिनी दोस्तों क्या होता है,
तो देखिएगा शुक्रवाहिनी क्या है। तो दरअसल में ये जो एपिडिडाइमिस है ये यहाँ से इसके नीचे से ऐसे ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये ऐसे जाता है और यहाँ पर निकलता है आकर के। इसको बोलते हैं क्या, ये आगे बढ़कर यहाँ ये देखिएगा यही, ये कहलाता है शुक्रवाहिनी। क्या कहलाता है? शुक्रवाहिनी कहलाता है। क्लियर हो गया शुक्रवाहिनी। और ये दो होते हैं, एक ये राइट वाला और एक ये लेफ्ट वाला, दो हो गए शुक्रवाहिनी। अब दो शुक्राशय, ये क्या होता है? शुक्राशय। शुक्रवाहिनी में यहाँ जो शुक्राणु बनता है वो यहीं से आगे बढ़ करके जाता है। अब दो शुक्राशय, शुक्राशय क्या है ये देखिएगा, ये शुक्राशय होता है, एक इधर राइट वाला और एक ये लेफ्ट वाला, मैंने ये ऐसे इसको कलेक्ट कर दिया है। तो दो शुक्राशय होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राशय। तो ये द्विपालित थैलीनुमा क्या होते हैं? संरचना होते हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। दो स्खलन वाहिनी, दो इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती हैं। अब ये क्या होता है? तो जहाँ पर ये शुक्राशय होते हैं यहीं पर ऐसे नीचे, ये दिख नहीं रहा है इसमें, आप मान लेंगे, अभी डिटेल में हम दिखाएंगे। तो ये दो जो नलिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं स्खलन वाहिनी। ये क्या करती हैं? स्पर्म को और ला कर के यहाँ पर जो है इजैकुलेट कर देती हैं और फिर ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आता है। तो इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा? मूत्र मार्ग। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पाथ है इस रास्ते को यहाँ से ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं या यूरेथ्रा कहते हैं। अब क्या बचा? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बचा? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि देखेंगे, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और शिश्न देखेंगे। अब ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ये देखिएगा, ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये रेड कलर से जो कलर किया गया है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। अभी हम सबके कार्य भी पढ़ेंगे, पहले हमें नाम जानना है कहाँ पर क्या है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया। फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि क्या है या कॉपर ग्रंथि क्या है? तो अब यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये जो ग्रीन कलर से कलर्ड किया गया है इसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि कहते हैं। अब बचा क्या? शिश्न या उसी को कहते हैं क्या? पेनिस। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं शिश्न या पेनिस कहते हैं। क्लियर हो गया? शिश्न या पेनिस कहते हैं। और ये जो आगे का पोर्शन होता है यहाँ का, ये इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस या शिश्नाग्र बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान दे देंगे आगे, अभी इसमें ये है नहीं लेकिन जान लेंगे, जो पिंडक पाए जाते हैं, ये एक पिंडक, ये एक पिंडक और ये ऐसे 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 करके 250 पिंडक बन जाते हैं, वृषण में बने हैं। इन पिंडक को बोलते हैं वृषणीय पिंडक। क्या कहते हैं? वृषणीय पिंडक या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 होती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से सारे नाम देख लेते हैं और इनकी पोजीशन। आप इसको पढ़ने से पहले सारे नाम आप याद कर लीजिए और इसका प्लेस आप इमेज के द्वारा उसको डिफाइन करिए खुद ही, तब आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहले क्या था? तो वृषण कोश क्या है? मतलब इसमें एक थैलेनुमा संरचना है या, और इसमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। तो ये दोनों एक में पैक रहते हैं और ये इसमें पाए जाएंगे टेस्टिस जो होते हैं कितने? 2। तो फिर वृषण जालक क्या है? तो इसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं जो जालनुमा संरचना बना लेते हैं, जिनको बोलते हैं क्या? वृषण जालक। शुक्रवाहिकाएं क्या हैं? वासाय फ्रेंसिया क्या हैं? तो इसी वृषण में 15 से 20 पतली पतली नलिकाएं निकली होती हैं जिसको शुक्रवाहिका बोलते हैं। अब ये शुक्रवाहिका जाकर के कहाँ खुलेगी? ये खुलेगी अधिवृषण में। और जो अधिवृषण होता है, ये 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। अधिवृषण ये नीचे से ऐसे पोर्शन यहाँ आ जाता है, यहाँ खुलता है ये, और ये कहलाएगा क्या? शुक्रवाहिनी कहलाता है। और फिर ये आगे चल कर के 2 शुक्रवाहिनी जाती है और इस यूरिनरी ब्लैडर, जो ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ मूत्र कलेक्ट होता है, और ये यूरेटर है मूत्र नली। ये किडनी याद होगा, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था। तो ये यहाँ से फंदा बनाती है और यहाँ खुलती है आकर के, कहाँ? मूत्राशय में। और ये होता है क्या? शुक्राशय। 2 पाए जाते हैं शुक्राशय, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। फिर स्खलन नलिका, ये दोनों शुक्राशय आगे चल करके यहाँ पर खुलते हैं। पतली नलिका में 2 होती हैं जिसका नाम है स्खलन वाहिनी, जो टॉयलेट और ये साथ में वीर्य दोनों को यहाँ पर भेजती हैं।
अब क्या होता है, मूत्र मार्ग आगे आ जाएगा, क्या, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग में क्या होता है, ये जो पथ है ये इतना, ये कहलाएगा क्या, मूत्र मार्ग कहलाता है। दो स्खलन वाहिनी, ठीक, तो स्खलन वाहिनी मैंने बता दिया। उसके बाद में क्या था, मूत्र मार्ग। और प्रोस्टेट ग्रंथ क्या होता है, ये जो रेड कलर का है ये कहलाता है प्रोस्टेट ग्रंथ। इसके नीचे क्या आ जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर ग्रंथ हो जाएगी ग्रीन कलर की। और फिर सिस्न या पेनिस, तो ये हो जाएगा सिस्न। ये इतना जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये पेनिस कहलाता है, आगे का पोर्शन ग्लांस पेनिस कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो क्या क्या नाम है एक बार आप अपने आप ऐसे बिना देखे इसको रिकॉल करिए। सबसे पहले वृषण कोश था, वृषण कोश के बाद में क्या था, एक जोड़ी वृषण था। फिर क्या था, वृषण जालक था, रीड टेस्टिस। इंग्लिश नेम जरूर सारे लर्न करिए। रीड टेस्टिस था, शुक्रवाहिकाएं थी, वासाई फ्रेंसिया जिसको बोलते हैं। अधिवृषण थे दो, जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। दो शुक्रवाहिनी थी, पेयर ऑफ वास डिफरेंस। और दो शुक्राशय थे, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। और दो स्खलन वाहिनी है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्रंथ, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और उसके बाद में सिस्न हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये आप डायग्राम जिसको इसको ड्रा कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने ये नाम लिखे हैं आप ये लिखना चाहें या ना लिखें, ये क्योंकि ये मुझे इस चित्र में दिखाना था, इसीलिए मैंने ये सारे नाम एक साथ लिख दिए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र और उसमें पढ़े थे प्राथमिक और द्वितीयक। आप ये देख सकते हैं प्राथमिक और द्वितीयक। तो हमको अब ये डिटेल में पढ़ने हैं। इस चित्र को दिखाने के लिए मैंने आपको सारे नाम एक साथ लिख दिए हैं। अब बढ़ेंगे आगे। तो अब पढ़ना शुरू करेंगे प्राथमिक जननांग, क्योंकि अभी ये डायग्राम हम समझ चुके हैं, अब पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले वृषण पढ़ेंगे। तो वृषण पुरुष के प्राथमिक जननांग है, ये हमने पहले बताया है। ये एक जोड़ी होते हैं तथा उदर गुहा से बाहर वृषण, उदर गुहा जो पेट के नीचे का हिस्सा होता है, श्रोण क्षेत्र, तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में स्थित होते हैं। अभी दिखाया था चित्र में। इनका तापमान शरीर के तापमान से, ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि वृषण जो है या वृषण कोश जो है वो शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनमें जो वृषण कोश है वो अंदर होता है, जैसे हाथी हो गया। लेकिन मनुष्य में वृषण कोश जो है वो बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो वृषण का तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए इनका तापमान जो है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और ठंडी और गर्मी जब आती है तो जो वृषण होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जबकि ठंडी आने पर वो सिकुड़ कर थोड़ा शरीर में ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वरना स्पर्म का फॉर्मेशन इफेक्ट होगा। अब क्या दिया गया है कि इनका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण होने के लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से इतना कम होना चाहिए। अब ये वृषण क्या है, ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, अगर बनाना चाहे तो बनाइए, ये दिखाने के लिए कि ये वृषण है, इसमें एक जोड़ी वृषण पाए गए टेस्टिस, और ये क्या है, वृषण कोश है। अब इसमें थोड़ा इसका एक डायग्राम देखिएगा। अब एक जो ये टेस्टिस है इसको हम कट करके दिखाएंगे, ठीक। तो अभी मैंने उसमें इमेज में आपको दिखाया था, ये देखिएगा, इस इमेज में मैंने दिखाया था कि बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं जिसको वृषणीय पिंड बोलते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ये कैसे दिख, ये एक टेस्टिस है और इसको मैंने कट किया, और जब कट करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये अंदर जो होते हैं ऐसे से पिंडक पाए जाते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर। कितनी होती थी संख्या, 250 होती है वृषणीय पिंडक की। अब इसको भी कट करेंगे, क्योंकि अभी ये सब नाम आएंगे तो हमको याद रहने चाहिए। ये आपको बनाना नहीं है, अगर बनाना चाहें तब बनाएं, समझने के लिए है, क्योंकि हम पढ़ेंगे सिर्फ वृषण, वृषण हमने पढ़ा है। अब इसमें होता क्या है, अब जब इस पिंडक को कट करते हैं, ठीक, तो इसमें ऐसे एक पिंडक में हमको ये 3 पतली पतली ऐसे नलिकाएं दिखाई देती हैं, 1 2 3, ठीक। तो ये 3 कोशिकाएं हो गई। तो इनमें होता क्या है, ये जो पाई गई हैं इनको बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं बोलते हैं, ठीक। और ये एक पिंडक में कितने होते हैं, हर वृषणीय पिंडक में 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको शुक्र जनन नलिकाएं बोलते हैं। इनमें जो आगे खाली स्थान है
इनको बोलते हैं अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और ये इसी में पाया जाता है, इसी वृषणी पिंड में पाया जाता है। अंतराली कोशिका या लैडिंग कोशिका, तो जो खाली स्थान होता है इसी में पाई जाती हैं क्या, अंतराली कोशिका या लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लैडिंग कोशिका कहते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन स्रावित करता है। तो जो पुरुष में नर हार्मोन्स है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, और जो एंड्रोजन है इसका श्रावण कहाँ से होता है, लैडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका से होता है। क्लियर हो गया। तो जब एक टेस्टिस कट करते हैं, इसमें पिंडक दिखते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स दिखते हैं 250, और उन लोब्यूल्स में या पिंडक में 3 पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको शुक्र जनन नलिका बोलते हैं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनमें जो खाली स्थान होता है उसको अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और इसी में पाई जाती है अंतराली कोशिका या लैडिंग कोशिकाएं जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। क्लियर हो गया। तो अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनका काम क्या होता होगा आगे पढ़ते हैं। तो इस पिंडक में क्या क्या होता है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अभी जो आपको दिखाया वो लिखना नहीं है, वो समझना था। अब उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो वृषण अनेक कुंडित नलिकाओं के बने होते हैं। वृषण अनेक कुंडित नलिकाओं के बने होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी मैंने दिखाया था कि एक पिंडक में 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं शुक्र जनन नलिका कहते हैं। और शुक्र जनन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है, स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं वो वृषण जालक रीड टेस्टिस में खुलती हैं। वृषण जालक मैंने दिखाया था, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं वो वृषण जालक में खुलती हैं। आगे क्या दिया गया है, वृषण जालक में 15 से 20 पतली पतली शुक्र क्या पाई जाती हैं, वाहिकाएं निकलती हैं जो अधिवृषण में खुलती हैं। ये रटना नहीं है। तो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिकाएं वृषण जालक में खुलती हैं। वृषण जालक में 15 से 20 पतली पतली शुक्र वाहिकाएं पाई जाती हैं जो अधिवृषण में जाकर के खुलती हैं। ये देखिएगा, आप डायग्राम समझ सकते हैं। तो वृषण में बहुत सारी पतली पतली कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिनको शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये शुक्र जनन नलिका जाकर के कहाँ पर खुलती हैं, ये जाल जैसी संरचना थी इसको बोलते थे क्या दोस्तों, वृषण जालक में खुलती हैं। और जो वृषण जालक होता है ये जाकर के खुलता है कहाँ, शुक्र वाहिका में। और जो शुक्र वाहिका होती है जाकर के अधिवृषण या फिर इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस में जाकर के खुलती है। तो ये हो गया प्राथमिक जनन अंग वृषण के बारे में। अब पढ़ेंगे सहायक नर जनन अंग के बारे में। तो सहायक नर जनन अंग में मैंने बताया था सहायक नलिकाएं व ग्रंथियां आती हैं। सहायक नलिकाओं में पहला मैंने क्या बताया था, एपिडिडाइमिस जिसको बोलते हैं अधिवृषण। तो यह लगभग 6 मीटर लंबी पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्र तथा पश्च भाग को ढके रहती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित तथा परिपक्व होते हैं। तो स्पर्म कलेक्शन एंड मैचुरेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। तो एपिडिडाइमिस लगभग 6 मीटर लंबी पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्र तथा पश्च भाग को ढके रहती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं। अब हम इसको चित्र में समझ लेते हैं। ये देखिएगा, एपिडिडाइमिस जो अधिवृषण है ये लगभग 6 मीटर लंबी एक रचना होती है जो वृषण के अग्र और पश्च भाग को क्या रहती है, ढके रहती है। स्पर्म का कलेक्शन यानी स्पर्म जो है यहाँ पर क्या होता है, एकत्रित होता है और मैच्योर होता है। ठीक है, ये हो गया एपिडिडाइमिस। अब आगे दूसरा एपिडिडाइमिस के बाद में सहायक नलिकाओं में क्या क्या आता है, वो आएगी शुक्रवाहिनी। तो एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अधरभाग में खुलती है। तो एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अधरभाग में खुलती है। कैसे, कहाँ पर देखते हैं, शुक्रवाहिनी क्या है भाई, देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये अधिवृषण है। अधिवृषण से एक ऐसे पतली नलिका नीचे से यही जो है जाती है
और यहाँ ये ऐसे, ये कहलाती क्या, शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी मूत्र नली से, ये जो यूरेटर था इससे फंदा बना करके आगे जाकर खुलती है, कहाँ होते हुए, ये मूत्र मार्ग में आकर के खुलती है। अब स्खलन वाहिनी क्या है या इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? शुक्राशय से दो छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथ से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं, इन्हें स्खलन नलिका बोलते हैं। तो शुक्राशय से दो छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां जो है प्रोस्टेट ग्रंथ से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं, इन्हें स्खलन नलिका बोलते हैं। अब चित्र में देखते हैं, ये देखिएगा, ये है शुक्राशय। तो ये देखिएगा, ये है क्या, शुक्राशय। शुक्राशय से दो पतली नलिकाएं निकलती हैं और ये कहाँ, प्रोस्टेट ग्रंथ, ये कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथ से होते हुए आगे मूत्र मार्ग में खुलती हैं और इनको बोलते हैं क्या, स्खलन नलिका कहते हैं। आगे शिश्न क्या है, पेनिस, यह नर मैथुन अंग है। मूत्र मार्ग जो होता है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, अब ये शिश्न पढ़ेंगे। यह नर मैथुन अंग है। मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा जो होता है, मूत्र व वीर्य दोनों हेतु होता है, जो शिश्नाग्र पर खुलता है। तो यह नर मैथुन अंग है। मूत्र मार्ग, मूत्र व वीर्य दोनों हेतु यह होता है। तो शिश्न का काम क्या है, मूत्र मार्ग के लिए भी है और वीर्य दोनों के लिए होता है, जो शिश्नाग्र पर खुलता है। अभी इमेज में मैंने दिखाया था, ये देखिएगा, ये शिश्न होता है, ठीक, पेनिस बोलते हैं। तो यह मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों के लिए होता है, समय समय पर इसी के द्वारा यहाँ से ऐसे टॉयलेट या यूरिन निकलता रहता है। सहायक जनन नलिकाएं हो गई। अब हम पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथियां। इसमें क्या, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। तो यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा संरचना है। शुक्राशय क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य, जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, इसका श्रावण करता है, जो वीर्य का लगभग 80% भाग बनाता है। जो सीमेन होता है उसका 80% भाग जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है, शुक्राशय करता है। शुक्राशय या एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा संरचना है। इसमें एक क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा का श्रावण होता है, जो वीर्य का लगभग 80% भाग बनाता है। ये देखिएगा, ये एक जोड़ी द्विपालित, दो पाली में बटी हुई एक संरचना है जिसका नाम शुक्राशय है। इसमें एक कैसा होता है, क्षारीय शुक्रिय द्रव्य का निर्माण होता है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, और यह वीर्य का लगभग कितना बनाता है, 80% भाग बनाता है। तो अब शुक्राशय के बाद में क्या आएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। जो मैंने दिखाया था रेड कलर की थी, वो प्रोस्टेट ग्रंथि, अभी फिर से इमेज में दिखाएंगे। तो इस ग्रंथ से हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है, ठीक है, एक हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है। शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव से, शुक्राशय से मैंने बताया था जो निकलता है लिक्विड, शुक्राशय से और जो प्रोस्टेट के ग्रंथ से स्रावित होता है, और जो स्राव मिलता है आपस में, शुक्राशय वाला और इस प्रोस्टेट ग्रंथ वाला, इससे सेमिनल प्लाज्मा बनता है। तो सेमिनल प्लाज्मा में केवल शुक्राशय का लिक्विड नहीं रहता है, बल्कि प्रोस्टेट ग्रंथ और जो सेमिनल प्लाज्मा, शुक्राशय, ये जब दोनों का लिक्विड आपस में मिलता है तब वो सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। और यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर, और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वह शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है, स्पर्म के साथ मिलता है, और तब निर्माण होता है किसका, वीर्य या सीमेन का। तो जो वीर्य है, सीमेन है, ये लिक्विड होता है और इसमें कंटेन रहते हैं क्या, स्पर्म कंटेन रहते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण कैसे हुआ, शुक्राशय से जो श्रावण होता है और जो प्रोस्टेट ग्रंथ से होता है, ये दोनों मिलाकर के सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, और इसमें जब स्पर्म मिल जाता है तब ये सीमेन या वीर्य बना लेता है। ठीक, ये हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि। अब हम पढ़ेंगे कॉपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जो मैंने दिखाई थी हरे कलर की। ये लास्ट है नर जनन तंत्र में। इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। कॉपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले, कॉपुलेशन जब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स दौरान, तो मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव्य का श्रावण करती हैं, जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर देता है तथा योनि में, वाजाइना में पहुंचकर मैथुन को सुगम बनाता है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान जो कॉपर्स ग्रंथियां होती हैं, तो जो पात होता है तो उसमें जो अम्लीय गुण होता है उसको समाप्त करता है। कैसे, क्षार
वाला एक चिकना द्रव का श्रावण करके। तो इन्हें बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। कॉपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का श्रावण करती हैं जो मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त कर देता है तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को सुगम बनाता है। ये हो गया नर जनन तंत्र। काफ़ी आपको बड़ा लगा। अब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं ताकि हम समझ पाए हमको क्या लिखना है और क्या इसमें याद रखना है। लगभग आपको समझ में आया होगा, कठिन नहीं है, बस इसको चित्र के सहायता से समझने की कोशिश करिए, काफ़ी आसान लगेगा। एक और चीज़ है नोट करके, जो वीर्य का पीएच होता है सीमेन का, वो 7.3 से 7.5 होता है। तो अब हम फाइनल देख लेंगे हमको क्या लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा लगा होगा। तो अब शुरुआत करते हैं नर जनन अंग या नर जनन तंत्र की। तो मनुष्य में नर जनन तंत्र या अंग जो होते हैं वो इसमें प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग आते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग में क्या आता है, वृषण आता है और जिसको टेस्टिस बोलते हैं। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग में सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां आती हैं। अभी हमने पढ़ा है डिटेल में, यही सब पढ़े थे। तो सहायक नलिकाओं में वृषण जालक रीड टेस्टिस आता है, शुक्रवाहिका वासा फ्रेंसिया आती है, अधिवृषण आता है एपिडिडाइमिस और शुक्रवाहिनी जिसको वासा डिफरेंस बोलते हैं या वास डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर। अब ये सहायक ग्रंथियों में शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि आती है। हमने यही अभी पढ़ा था। सहायक नलिकाओं में वृषण जालक, रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका वासा फ्रेंसिया, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस पढ़े थे। और इसमें शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर ग्रंथि पढ़ेंगे। ये हो गया, इतना ये हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में इस चित्र को बनाएंगे। जैसे इसमें दिया गया नर जनन तंत्र शरीर में श्रोण क्षेत्र में स्थित होता है, इसमें निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। आप ये अंग लिखेंगे या भी नहीं लिखेंगे कि ये हमको नहीं लिखना है, हमने उधर चित्र बना दिया है तो इसका हम सीधे फिर चित्र बनाएंगे। वो नर जनन अंग या तंत्र लिखने के बाद इसका डायग्राम बनाएंगे। हमने ये नाम को इसलिए ड्रा कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस चित्र को बनाएंगे। उसके बाद में ये सारे नाम मैंने आपको दिखा भी दिए थे कि सबसे पहले क्या पाया जाएगा, वृषण कोश, फिर वृषण, उसके बाद में क्या आएगा, वृषण जालक, शुक्रवाहिकाएं, 2 अधिवृषण और फिर 2 शुक्रवाहिनी, उसके बाद में 2 शुक्राशय और 2 स्खलन वाहिनी, फिर मूत्र मार्ग और प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और शिश्न आ जाएगा। मैंने चित्र में आपको सब कुछ ड्रा किया है, आप ऐसे आप समझिएगा। एक बार चित्र को डिस्क्राइब करिए, उसके बाद में आप लिखोगे, बहुत आसान लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों वृषण जो होता है, वैसे वृषण डिस्क्राइब करना। तो वृषण क्या होता है, वृषण एक जोड़ी पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट, और ये वृषण कोश में बंद होते हैं। और जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि इनका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। अब वृषण ये हो गया, वृषण एक जोड़ी हो गए। वृषण में अनेकों कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, अनेकों कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है और ये स्पर्म को कहाँ, वृषण जालक में भेज देती हैं। और वृषण जालक जो होता है घना जाल होता है और जो स्पर्म को कहाँ भेज देता है, शुक्र वाहिका में भेज देता है। कहाँ, शुक्र वाहिका में। शुक्र वाहिका 15 से 20 पतली नलिकाएं होती हैं जो स्पर्म को कहाँ भेज देती हैं, अधिवृषण में। सारे नाम जो चल रहे हैं सीरियल से यही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अधिवृषण में भेज देती हैं जो 6 मीटर लंबी संरचना होती है। यहाँ पर स्पर्म जो होता है वो संग्रहित और मैच्योर, डेट मीन्स परिपक्व होता है। अब ये एक ऐसी पतली नलिका निकाल के यहाँ पीछे से भेज देती आगे, जिसका नाम होता है शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी जो होता है यहाँ मूत्र नली से फंदा लगा करके आगे चल करके यहाँ मूत्र मार्ग में खुलती है। क्लियर। अब इसके बाद में शुक्रवाहिनी के बाद में क्या आ जाएगा, शुक्राशय आ जाएगा। शुक्राशय जो होता है ये कहाँ, मूत्राशय में स्थित एक द्विपालित संरचना होती है और ये क्या कहलाता है, शुक्राशय कहलाता है। आगे दोस्तों क्या दिया गया था, 2 स्खलन नलिका। तो शुक्राशय से 2 पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं जो यहाँ आकर के मूत्र मार्ग में खुलती हैं। फिर उसके बाद में मूत्र मार्ग दिया गया था। तो ये मूत्र मार्ग क्या है, ये वाला जो स्थान है यहाँ से ये मूत्र मार्ग कहलाता है। और फिर उसके बाद में क्या दिया गया था, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि मैंने बताया था कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो रेड कलर के प्रोस्टेट ग्रंथि है, और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है शुक्राशय से मैंने बताया था 80% भाग बनाता है वीर्य का, ठीक। और इसके में जो प्रोस्टेट ग्रंथि,
और जो शुक्राशय, ये दोनों लिक्विड निकालते हैं, दोनों मिलकर के निर्माण कर देते हैं किसका, सेमिनल प्लाज्मा का। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें जब स्पर्म मिल जाता है तो वीर या सीमेन का निर्माण हो जाता है। अब क्या दिया गया दोस्तों, अगला बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। जो बल्बो यूरेथ्रल या फिर जो कॉपर ग्रंथि होती है, ये एक क्षारीय लिक्विड का श्रावण करती है और जो मूत्र मार्ग और साथ में जो योनि होती है वजाइना, उसकी अम्लता को समाप्त कर देता है और मैथुन की क्रिया को, कैपुलेशन की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। शिश्न दोस्तों क्या होता है, तो आगे का पोर्शन ये यहाँ से ये जो होता है ये शिश्न कहलाता है। मूत्र मार्ग और वीर्य के पथ का काम करता है, उसे ले जाने का काम करता है। तो कितनी आसानी से इस चित्र के द्वारा हम सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उतना हम वो चित्र बनाए नर जनन अंग का, प्राथमिक और द्वितीयक। अब आगे हम लिखेंगे वृषण के। वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग हैं। ये एक जोड़ी होते हैं तथा उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं वृषण कोश में, और इनका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि ये शुक्राणुओं का निर्माण होने के लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से इतना कम होना चाहिए। अब आप इस चित्र को बना लीजिएगा ऐसे रफली, ठीक है। ये हो गया वृषण कोश, ये हो गया वृषण एक जोड़ी, और इसमें जब हम इसको कट करते हैं तो इसमें पाए जाते हैं वृषणीय पिंडक, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। वृषणीय पिंडक में क्या होती हैं, आगे कट करेंगे, ये 3 पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं क्या, शुक्रजनन नलिकाएं। इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और इनमें पाया जाता है आगे अवकाश, जिसको बोलते हैं अंतरालीय अवकाश। इसी में पाई जाती हैं अंतरालीय कोशिकाएं जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये चित्र बनाएंगे, अभी इसी को हम जो चित्र बनाया है इसको लिखेंगे कैसे आगे होते हैं। तो क्या बोला गया, वृषण अनेक नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें शुक्रजनन नलिका मैंने अभी दिखाया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, और शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं वृषण जालक में खुलती हैं, और वृषण जालक में 15 से 20 पतली पतली शुक्र वाहिकाएं निकलती हैं, जो जाकर के अधिवृषण या एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। ये हो गया प्राथमिक नरजनन अंग। अब हम पढ़ेंगे सहायक नरजनन अंग, और इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों क्या, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियां आती हैं। एपिडिडाइमिस मैंने पढ़ाया है, एपिडिडाइमिस यह एक लगभग 6 मीटर लंबी पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्र तथा पश्च भाग को ढके रहती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं। फिर आ जाएगा वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलते, जिसको बोलते हैं क्या, वास डिफरेंस बोलते हैं। फिर स्खलन वाहिनी, शुक्राशय से 2 छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथ से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं, इन्हें स्खलन नलिका कहते हैं। अब आ गया शिश्न। शिश्न यह नर मैथुन अंग है, नर मैथुन अंग होता है। मूत्र मार्ग, मूत्र व वीर्य दोनों है तो होता है, जो शिश्नांग पर खुलता है। सहायक जनन ग्रंथियों में आएंगे शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। तो क्या बोला गया, यह एक जोड़ी द्विपालित संरचना होती है। शुक्राशय क्षारीय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा जिसको स्रावित करता है, और फिर क्या बोला गया, ये जो सिक्रीट करता है, यह वीर्य का कितने % भाग बनाता है, 80% भाग बनाता है। फिर पढ़ेंगे पुरास्था या प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है, और शुक्राशय व प्रोस्टेट के श्रावण से मिलकर सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण होता है। यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य या सीमेन बनाते हैं। ठीक है, इतना ये हो गया। कॉपर्स ग्रंथ क्या है, इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। कॉपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव्य का श्रावण करती हैं, जो मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त कर देता तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को सुगम बनाता है। नोट करके मैंने क्या लिखा था, वीर्य का जो पीएच होता है 7.3 से 7.5 होता है। दोस्तों इस तरह से ये नर जनन तंत्र समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आज का लेक्चर।